गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी वार्म वेलकम इन दिस सेशन। आज फिर से आपके लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सेशन लेकर आ गए हैं। ठीक है जी, कौन सा सेशन है? हमारा 9th सेशन है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपके भी जो साथ पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सके। चलिए जी, बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। देवेंद्र झाझरिया वॉन विच मेडल या फिर प्लेस इन वर्ल्ड पैरा एथलेट ग्रैंड प्रिक्स। देवेंद्र झाझरिया है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में उन्होंने कौन सा पदक या फिर कौन सा स्थान जीता है? तो जल्दी से बताएंगे। पदक जीते उन्होंने, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है हमसे। 4th सिल्वर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सिल्वर आपका करेक्ट आंसर है ये। और अगर मैं बात वर्ल्ड पैरा जो आपकी ये पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 की बात करूं, तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि वो आपका कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये अभी आपका रिसेंटली, हाँ जी बिल्कुल सही, जापान जिसका भी है ना आंसर आपका, जापान कह रही हूँ, सॉरी, सिल्वर जिसका भी आंसर आपका ठीक है। अभी 2024 वाला आपसे पूछा जा सकता है, ये तो 2023 का था। हम तो आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम के लिए, है ना। तो ये आपका जापान है कंट्री, जापान में कोबे, वहां पर ये आपका होने जा रहा है 2024 का। मतलब ये 2024 वाला जो एडिशन है जापान कोबे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड स्लाइड है हमारी ये। Who was the Iranian ruler who attacked the city of Delhi and took away an immense amount of wealth in 1739? क्या पूछ रहे हैं हमसे? एक ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में क्या किया था? दिल्ली शहर पर हमला करके लूटा था उसे, और बहुत सारी अपार धन संपत्ति वो अपने साथ लेकर गया था। ऑप्शन क्या है? नादिर शाह, अब्बास वन, थर्ड है अहमद शाह अब्दाली, फोर्थ है आपका अहमद शाह कजर। जल्दी से आंसर दीजिए। शीतल का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए नादिर शाह, साहिल का ऑप्शन 4, मनी का सी। सब अलग अलग आंसर दे रहे हो आप ऑप्शंस। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नादिर शाह की हम बात करें तो 1739 में नादिर शाह ये आपका आया था। ठीक है, और नादिर शाह ये था जिसने दिल्ली को लूटा था। नादिर शाह था जिसने आपकी दिल्ली को लूटा था। ये एक ईरानी रूलर था। अगर हम इसकी बात करें, इन्वेडर था, भारत पर इसने आक्रमण किया। और इसके बाद तो आप एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेज भी आ चुके थे कंट्रीज में, और धीरे धीरे जो मुगल्स थे वो भी बिल्कुल ही एक तरह से आपके बहुत कमजोर पड़ चुके थे ना। तो ये वही टाइम था। तो बहुत ज्यादा इन्होंने दिल्ली की जो गति थी उसको बहुत कमजोर किया इस आक्रमण ने। और अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन अब्बास वन और ये अहमद शाह कजर, ये तो जस्ट ऐसे ही आपको ऑप्शन डाल दिए, कुछ भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अगर इसमें मैं थर्ड अहमद शाह अब्दाली की बात करूं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान सकते हैं। ये दुर्रानी एम्पायर है, अफगानिस्तान से ये आपका बिलोंग करता है। ये कौन? अहमद शाह अब्दाली, अफगानी था ये, अफगान से बिलोंग करता है। दुर्रानी एम्पायर था इसका, दुर्रानी एम्पायर। ठीक है जी। और सबसे मेन, सबसे फेमस, जिस बात के लिए प्रसिद्ध है, क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हाँ बिल्कुल, कोहिनूर। ठीक है, वो जो सिंहासन था ना जिसपे कोहिनूर जड़ा हुआ था, उसको भी ये ले गया था। और पानीपत की जो थर्ड बैटल है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। थर्ड बैटल जो हुई थी आपकी पानीपत की 1761 में, यहां पर इसका नाम आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मराठास के साथ हुई थी पानीपत की बैटल, जो हुई थी इसकी मराठा के साथ हुई थी थर्ड बैटल। वहां पर ये आपका अहमद शाह अब्दाली फेमस है इसलिए। क्वेश्चन थर्ड है, हु इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है इंडिया का? नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी। ऑप्शन है आपके पास अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, आंसर देंगे जल्दी से, बहुत इजी है ये। ऑप्शन आ रहा है सबका ए, अटॉर्नी जनरल।
देखो, अगर हम नाम मात्र कार्यकारी अधिकारी एक होता है नॉमिनल, ठीक है जी, और एक होता है एक्चुअल। नॉमिनल सिर्फ नाम नाम का होता है कि हमारे सिर पे बैठा है, साइन चलने उसके, जस्ट उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और एक्चुअल जो होता है सारी पावर्स उसके हाथ में हो रही है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट होता है। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर होता है आपका एक्चुअल, जिसके हाथ में सारी पावर होती है, और प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का होता है। तो इसके बारे में एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर महोगनी, रोजवुड एंड सिनकोना ट्रीज फाउंड इन इंडिया। भारत में महोगनी, रोजवुड, सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगलों के आपको नाम दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड है मॉन्टेन फॉरेस्ट, जिसको हम पर्वतीय वन भी कहते हैं। और थर्ड है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। फोर्थ इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। कोई और बताएंगे। थर्ड ऑप्शन भी आंसर के रूप में आ रहा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए बता देती हूँ मैं आपको, जो ये महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, ये आपके आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम से पता चल रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाली, इक्वेटर जो बीच में गुजरती है उससे ऊपर कैप्रिकॉर्न होता है और कैंसर होता है ना। कैंसर और कैप्रिकॉर्न दो आपकी लाइंस गुजरती है। तो ट्रॉपिक के पास वाला जो एरिया होता है, इक्वेटर के पास वाला, जहाँ पर बारिश वगैरह ज्यादा आती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होते हैं, बारिश भी उस तरह से होता है, तो वहां ये इस टाइप के एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार फॉरेस्ट होते हैं, ये पाए जाते हैं। जो ये टाइप्स आपको बताए हैं पेड़ के, ये बात करूं पर्वतीय वन की, तो पर्वतीय वन मॉन्टेन फॉरेस्ट, ठीक है, जो पर्वतों में पाए जाते हैं, आपके जो पहाड़ों पर जो वन पाए जाते हैं उनको कहते हैं। और अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस की मैं बात करूं तो वो वाले पेड़ जिनकी पत्तियां, जो अपनी साल में पत्तियां गिराते हैं, आपने देखा होगा एक सीजन ऐसा आता है कुछ पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। देखो इससे पता चल रहा है अपनी पत्तियां गिराने वाले। फिर बात करूं मैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो ये अपना ही तरह का एक अलग इकोसिस्टम है, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में मतलब पाया जाता है, डेल्टाई रीजन में पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है जी। बार बार आप रिवाइज करेंगे, ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। फॉरेस्ट देखो हम इंडिया के मैप से समझते हैं, हम जो नॉर्थ साइड वाले हैं, ठीक है, नॉर्दर्न बेल्ट है जो इंडिया की, ऊपर क्या है आपका हिमालयन बेल्ट है ना, पहाड़ पाए जाते हैं। तो पहाड़ों में कौन से, मॉन्टेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अच्छा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, नॉर्थ प्लेन के जो भी पेड़ फॉरेस्ट होते हैं ज्यादातर वो पत्तियां गिराने वाले होते हैं, ज्यादातर की बात कर रही हूँ। फिर आप थोड़ा नीचे चलोगे, हमारे जो साउथ वाला एरिया है ना, ये पेनिनसुला जो आता है, तो ये वाले जो एरिया है आपके, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला एरिया है ये। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके, ये देखो जो ये हमारा वेस्ट बंगाल इस साइड पड़ता है ना, यहाँ पे ये डेल्टा बनता है, तो ये वाला जो एरिया, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये सब जगह नहीं पाया जाएगा मैंग्रोव, जहाँ पर समुद्र से मिलता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन, क्या कह रहे क्वेश्चन आपका। In which of the following state was the third edition of खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स held? कौन से स्टेट में आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं। उत्तर प्रदेश में, न्यू दिल्ली में, झारखंड में या पंजाब में। जल्दी से आंसर दीजिए। बी ऑप्शन आ रहा है प्रशांत, न्यू दिल्ली। कोई और है? सी, बी और सी में से कंफ्यूजन है लोगों को। देखो ये आपके उत्तर प्रदेश में हुए हैं थर्ड एडिशन की अगर मैं बात करूं। अब जो फोर्थ एडिशन होगा, फोर्थ एडिशन ये होगा जी आपका कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के आपके स्टेट्स हैं, याद रखेंगे आसाम है ना, त्रिपुरा और मेघालय। आसाम, त्रिपुरा और मेघालय याद रखेंगे नॉर्थ ईस्ट में। ये आपके होने जा रहे हैं, मतलब ये फोर्थ एडिशन है। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय याद करने के लिए एटीएम, ठीक है। इस
शॉर्ट फॉर्म से आप याद रख सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच कंट्री डिड इंडिया बीट इन द फाइनल टू विन द 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप? एक फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है, कौन सी वाली? इंटरकॉन्टिनेंटल, है ना। इंटरकॉन्टिनेंटल हुई है ये आपकी। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है इसमें जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो हमारे महाद्वीप है, महाद्वीपों ने भाग लिया है, उससे ये रिलेटेड है आपकी। तो कौन सी थी कंट्री? मंगोलिया, लेबनान, वानातू और थाईलैंड। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। मनी, ऋतिक, एक का ये ऑप्शन आ रहा है, एक का थर्ड आ रहा है, और कोई बताइए। फर्स्ट देखो, लेबनान इसका करेक्ट आंसर है। लेबनान को बीट किया था, ठीक है, लेबनान को बीट किया था, इंडिया आपका जीत गया था इसमें। और मैं बात करूँ अगर 2024 की 2024 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपके एडिशन होंगे ये जी होंगे आपके दोहा में, दोहा कतर, दोहा में होंगे। कतर है ये आपकी कंट्री है ना। और इसका एक और नाम है, इसको टोयोटा, टोयोटा कप भी कहते हैं। पहले इसकी स्पॉन्सरशिप होती है, जैसे कोई भी गेम वगैरह होता है ना, उसको स्पॉन्सर करने वाले ज्यादा से ज्यादा फंडिंग जो देते हैं, तो उन लोगों को उनके नाम पे ही थोड़ी सी टर्म्स यूज कर ली जाती है। तो टोयोटा कप रखा था इसका नाम, है ना। हाँ बिल्कुल, लेबनान। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। स्पोर्ट्स वाली न्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग टू द डैश घराना। ये पंडित भीमसेन जोशी हैं, कौन से घराने से आपके बिलोंग करते हैं? अगर आपको इनके बारे में पता हो तो ये फेमस है, ठीक है। आपका जो क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट है ये, फेमस वोकलिस्ट है। कौन से घराने से ये संबंधित रखते हैं? दिल्ली घराना, किराना, बनारस या फिर आगरा घराना? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बनारस। बनारस घराना नहीं है। और आंसर दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, करते करते आपको लर्न हो जाएंगे, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ घराने हैं, एक बार थोड़ा सा बेसिक देख लो, याद कर लो उनको, फिर वो बार बार जब सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन दिखते हैं माइंड में, तो थोड़ा सा याद हो जाता है। अदरवाइज देखो बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक सिंगर थोड़ी ना किसी एक घराने से। अब एक घराना है, मान लो घराना भी ये है कि टाइप है, शैली है वो, उसमें एक सिंगर थोड़ी ना गा रहा है, इतने सारे सिंगर गा रहे हैं, हम बैठ के किस किस को रटने वाले? नहीं रट सकते ना हम सबको। तो हमें क्या करना है, जो न्यूज में है उनके ऊपर फोकस करना है, बस इतना काम आपको करना है। इसकी मैं बात करूं, किराना, ख्याल घराना भी जिसको कहते हैं, ठीक है, ख्याल ख्याल के टाइप में ही आ जाता है किराना। पंडित भीमसेन जोशी इससे आपके बिलोंग करते हैं। और अगर बात करूं तो ये हारमोनियम पूछा जाता है, ये भी हारमोनियम बजाते हैं। और तानपुरा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तानपुरा। और कौन सा है आपका? हारमोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। द साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस? जो आपका साउथ चाइना सी है ना, जो चाइना सी है उसका साउथ पार्ट ही है, उसको साउथ चाइना सी कहेंगे। कौन से ओशियन से बिलोंग करता है? कौन से ओशियन, कौन से महासागर का वो हिस्सा है? सादर्न ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर आर्कटिक ओशियन? पैसिफिक ओशियन को हिंदी में कहते हैं आपके प्रशांत महासागर। जल्दी बताइए। पैसिफिक ओशियन। खुशबू का आंसर आ रहा है, कोई और देगा? मनी का आ रहा है आंसर। अमन, देखिए बिल्कुल सही है आपका आंसर। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कौन सा आपका? ये साउथ चाइना सी, ये वेस्टर्न मार्जिनल सी है ये, मतलब प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है उसके वेस्टर्न साइड पे आपका पड़ता है। कौन सा? ये साउथ चाइना सी। और अगर पैसिफिक ओशियन के बारे में हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये माइंड में रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट है पैसिफिक, और सबसे डीपेस्ट भी यही है, ठीक है। दोनों बात याद रखेंगे, सबसे लार्जेस्ट, सबसे डीपेस्ट पैसिफिक ओशियन है आपका, सबसे बड़ा है जितने भी आपके महासागर हैं उन सब में से। गुड आफ्टरनून, समझ में आ गया? हिंद महासागर भारत के नीचे वाला ही है ना। आर्कटिक महासागर आ गया आपका ये,
बाउंड्रीज जो नीचे वाली महासागरों की है, दक्षिण भारत भी, दक्षिण महासागर ये आपका साउथ साइड पे पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9। बहुत फेमस सी एक हेरिटेज साइट दे दी है, और ये आपकी साइट है, इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप सिचुएटेड। कौन से स्टेट में आपका सांची का स्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या फिर आपका बिहार? जल्दी से आंसर दीजिए। मनीष सिंह, साहिल का आ रहा है ऑप्शन 1। ओके, एमपी। बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा ना हम अपने आसपास क्या चल रहा है, पोस्टर्स लगे होते हैं ना, हम जाते हैं कहीं मेट्रो वगैरह में जा रहे हैं या किसी भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमें अपनी कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में अगर थोड़ा सा पता चल रहा है तो जानने में कोई बुराई नहीं होती। आँख कान खुले रखे, हमेशा मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करते रहना है, थोड़ा अपने आसपास भी हम देख सकते हैं। पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, अलग अलग साइट्स होती हैं हिस्टोरिकल, और जो स्पेशली तैयारी करने वाले उनके माइंड में तो होना ही चाहिए कि हम कुछ देख लें। उन पोस्टर से ही बहुत सारे आपके हिस्टोरिकल प्लेस आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए आपका मध्य प्रदेश में है कौन सा? सांची का स्तूप, और ये आपकी यूनेस्को की साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज आपकी साइट है ये सांची का स्तूप, है ना। और ये सांची का स्तूप किसका एग्जाम्पल है? फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का, उसमें भी कौन थे किंग? अशोका। आपके अशोका थे, उन्होंने ये आपका बनवाया था, किंग अशोका, 3rd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी बीसी में, है ना। ये माइंड में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज दिवेही। दिवेही कौन सी नेबरिंग कंट्री की जो है लैंग्वेज है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं जी, श्रीलंका, चाइना और मालदीव्स एंड भूटान। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है आपकी? सिन्हाली और तमिल, ये लैंग्वेज है। चाइना की सबको ही पता है, मैंडरीन लैंग्वेज आपकी यूज की जाती है। मंदारिन लैंग्वेज तो चाइना भी नहीं हो सकता है, श्रीलंका भी नहीं हो सकता है। भूटान की भी सबको पता है, भूटानी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। बचा कौन सा? मालदीव्स बचा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, दिवेही, मालदीव्स की है। तो इस तरह से कोई कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी होती है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ तो आपको पता ही होता है, तो उसमें से आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक फिर आप पहुंच सकते हो, तो बहुत ईजी रह जाता है ये आपके लिए, है ना जी। और मालदीव्स की अगर हम बात करें तो ये आपके इंडियन ओशन की एक कंट्री है और आइलैंड कंट्री है, एक लो लाइन कंट्री है, और ज़्यादातर इसकी इकोनॉमी जो है टूरिज्म बेस्ड है। टूरिज्म बेस्ड इसकी आपकी इकोनॉमी है। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी थे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज हेल्ड फ्रॉम 14 to 15 जनवरी एट द मुक्तेश्वर टेम्पल इन स्टेट ऑफ। ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है आपका उत्तराखंड और फोर्थ है आपका मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर दे सकते हैं जल्दी से इसका, अगर किसी को पता है तो। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकती है किसमें, मुक्तेश्वर टेम्पल, एक टेम्पल तो जी आपका ये उत्तराखंड में भी है, ऑप्शन भी इसने दे दिया है ना, और एक है ये जो आपका मुक्तेश्वर टेम्पल ये आपका उड़ीसा में है, और ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उड़ीसा वाला मुक्तेश्वर टेम्पल इन्होंने पूछा हुआ है क्योंकि उसमें डांस फेस्टिवल परफॉर्म होते हैं, उसकी वजह से हम पहचान पाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अपनी क्लियर रखनी पड़ेगी। और कब है, टाइम पीरियड इन्होंने इसलिए दे रखा है ताकि आप थोड़ा सा कंसिडर कर सके कि कौन सा वाला मंदिर आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉन एज ब्रिंगा। कौन सा स्टेट है आपका जहां पर शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होती है, स्थानांतरित खेती, उसको ब्रिंगा कहा जाता है। ये एक टर्म है आपकी ब्रिंगा, किसके लिए यूज की जाती है?
शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। सबसे पहले आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पता होना चाहिए। क्या होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? इसमें क्या करते हैं, जो खेती करते हैं ना, 1-2 साल उस जगह पर खेती करेंगे अच्छे से, उस पैच को, या तो पैच में कह रही हूँ एक एरिया ऑफ लैंड है, एरिया ऑफ लैंड होता है, उसको वो क्लियर करेंगे। फॉरेस्ट का वो एरिया हो सकता है ना, उस पैच को वो क्लियर करेंगे अच्छे से, वहां पर खेती करेंगे 1-2 साल, क्योंकि काफी उपजाऊ होती है उसकी मिट्टी। और उसके बाद वो शिफ्ट कर जाते हैं फिर अदर प्लेस पर, फिर वहां पर जाकर खेती करेंगे, फिर शिफ्ट कर देंगे। तो वो एक ही जगह पर कंटिन्यूअस आपकी खेती नहीं हो रही है, कुछ टाइम के लिए आपके उस लैंड को फ्री छोड़ दिया जाता है ताकि वो फिर से अपनी नेचुरल स्टेट में आ सके और काफी ज्यादा उसकी जो सोइल है वो न्यूट्रिएंट से फिर से आपकी फिलअप हो जाए, है ना। तो इसलिए होती है ये। अच्छा, ब्रिंगा कौन सी वाली कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है जी, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे आप। देखिए, उड़ीसा में जो होती है ना उसको बोलते हैं आपकी ब्रिंगा, नाम ये है ना। और अदर स्टेट में भी मतलब की जाती है, अलग अलग नाम होते हैं, जैसे झूम कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है, इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स दिए हुए, इनमें से कौन सा आपका नहीं है, नहीं पूछा गया है, ये माइंड में रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में रहना। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। कौन सा आपका डीपीएसपी में नहीं आता है, ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर देंगे इसका। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या आपका डीपीएसपी में नहीं आता है? आता है, बिल्कुल आता है, 44 बहुत बार बता चुकी हूँ। और सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, की जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी, तो ये भी आपका मेंशन है किसमें, आर्टिकल 50 में मेंशन है। और अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये भी आपका आर्टिकल 49 में है। बात आती है रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमें फ्रीडम दी गई है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का इधर डाल दिया है डीपीएसपी के बीच में। आर्टिकल 19 है आपका, वो बताता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। यू आर फ्री टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हो, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। बाकी ये सारे डीपीएसपी में आते हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 15 है, सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता है? मिल्खा सिंह, एक मूवी भी आई थी आपकी ना अभी कुछ साल पहले, भाग मिल्खा भाग। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, अ शॉर्टेड हिस्ट्री, द रेस ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये थोड़े से देखो मिलते जुलते लग रहे हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या द रेस ऑफ माई लाइफ। यहाँ से थोड़ा सा माइंड लगाना उस टाइम जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो कि मिलता जुलता है तो इन्हीं में से कोई आंसर होगा, तो ये 2 तो आप एलिमिनेट कर दो। हो गई जी। अब बात मिल्खा जी की हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस वर्ड से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं, अगर हमें नहीं भी पता है तो। मिल्खा सिंह की बात करूं तो ये एक आर्मी मैन थे, आर्मी में थे ये आपके, है ना। इनके नाम का रिकॉर्ड है, एक 44.8 सेकेंड समथिंग कुछ है, इन्होंने रेस को कंप्लीट किया था, तो इनका 40 साल तक मेंटेन रहा था ये रिकॉर्ड, किसी और ने नहीं किया था। ये थोड़ा सा आप माइंड में रख सकते हो अगर मैं बात करूँ इनकी। चलिए, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, अगर बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है मिल्खा सिंह जी को, मूवी बन चुकी है इनके नाम पर। क्वेश्चन 14 क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ डांसर एंड द रिलेटेड डांस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। एक पेयर इनमें से रॉन्ग दे रखा है, डांसर और किसका, उसके डांस फॉर्म का, वो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, एलिमिनेट करना है। क्या है ये, श्रुति बंदोपाध्याय, मणिपुरी डांस, बिल्कुल सही है ये। अब से अगर पूछा जाए, माइंड में ही रखना है हमें, एक तरह से पता चल रहा है कि श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी डांस से ये बिलोंग करती है आपकी, तो ये जी ये बिल्कुल नहीं है हमारा, ठीक है। हमें रॉन्ग पेयर बताना है। कुमकुम धार कुचिपुड़ी, कुमकुम धार आपके कुचिपुड़ी डांस से नहीं, कथक से,
कथक, ये गलत है पेयर आपका, और यही ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कथक से एसोसिएटेड है आपकी, ठीक है। मीनाक्षी चितरंजन की बात करें तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है आपकी, भरतनाट्यम डांस करती है। और त्रिलोचन मोहंता ये आपके छाऊ डांस आपका कहाँ का है, ये आप कमेंट कर सकते हो, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पहले, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस इज पॉपुलरली नोन एज पंचम दा। पंचम दा के नाम से कौन आपके लोकप्रिय है, आपके प्रसिद्ध संगीतकार है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपके सामने, फर्स्ट है रवि, सेकंड है खयाम, थर्ड है नुशाद, फोर्थ है आपके आर.डी. बर्मन। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 आर.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन इज द करेक्ट आंसर, जिनको हम पंचम दा के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये बहुत मशहूर संगीतकार हैं आपके, ठीक है। कंपोजर, म्यूजिक कंपोज भी ये करते थे, डायरेक्टर भी थे, तो काफी सारे इन्होंने अपने पार्ट प्ले किए हैं। पंचम दा जो है, इन आर.डी. बर्मन को जाना जाता है, इनके बहुत फेमस सॉन्ग्स भी हैं कुछ, वो आप देख सकते हो जाके, ओल्ड मूवीज के सॉन्ग्स हैं। चलिए क्वेश्चन 17 आपके सामने है, क्या कह रहा है, अंडर विच स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिड Jammu and Kashmir Lieutenant Governor inaugurated Ummeed Marketplace at Srinagar International Airport for supporting the local art and artisans of self-help group of Jammu and Kashmir Rural Livelihood Mission। क्वेश्चन आपको पहले मैं समझा देती हूँ क्या है ये। भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये आपकी, ठीक है जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। विमानपत्तन प्राधिकरण कौन सी योजना के तहत एक स्कीम ये लेकर आए हैं, इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद, है ना, उम्मीद का ये नाम है, कि स्वयं सहायता समूह के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इन्होंने जो है एक मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। वो स्कीम आपकी कौन सी है, आकार स्कीम है, असर स्कीम है, या फिर अवसर स्कीम है। फोर्थ है आपके पास आकाश स्कीम। इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं स्कीम की बात करूं, अवसर स्कीम जो है ये आपकी स्कीम किसके लिए है, एयरपोर्ट अ वेन्यू फॉर स्किल्ड एंड लेबर स्किल्ड आर्टिसंस, जो आर्टिकल्स आपके बनाते हैं ना, आर्ट फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, आपके आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्टिस्ट आपके अलग अलग जो हैं, उनका जो अपनी आर्ट को वो परफॉर्म करते हैं, कुछ भी आपका बना सकते हैं वो, लाइक कोई टॉय बनाता है, कोई कलाकृति बनाता है, कोई मूर्तियां बनाता है, तो वो सारी चीजें आपकी होती है ना। तो ये आर्टिसंस उनके लिए है, ये आपकी रीजनल स्कीम है, रीजनल। तो ये अवसर की फुल फॉर्म आपकी रहेगी आकार स्कीम, और ये आकाश असर स्कीम, ये जस्ट आपकी रैंडमली ऐसे ही डाल रखी है, इस टाइप की कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ सेम दिखाने के लिए। आकाश की अगर मैं बात करूं तो ये भी कोई स्कीम नहीं है, आकाश तो आपकी एक मिसाइल है ना, मीडियम रेंज की मिसाइल है आपकी। तो थर्ड इसका आपका करेक्ट आंसर है अवसर योजना, जो कि उम्मीद मार्केट प्लेस है ना। ये देखो एयरपोर्ट पर आप जब जाओगे एयरपोर्ट पर, तो वहां पर एक वेन्यू उन्होंने एक प्लेस बना दिया है, किसके लिए, जो लोकल आर्टिस्ट है, ताकि वो अपने सामान को बेच सके। अब एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोग देखेंगे, एक तरह से ये तो इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही है ना, उनकी मार्केटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनकी लोकल जो कल्चर है, कलाकृतियां, उनके ऊपर ध्यान जाता है लोगों का, और वो इस तरह से प्रमोट होती है ना। तो ये इसका मतलब मेन मोटिव था। चलिए नेक्स्ट स्कीम क्या है, व्हाट डज द एक्रोनिम एटीएम स्टैंड फॉर। एटीएम आपका किसके लिए स्टैंड करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे। ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अकाउंट ट्रैकिंग मॉड्यूल, ऑल टाइम मनी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सेकंड ऑप्शन, स्वचालित टेलर मशीन, ये इसका करेक्ट आंसर है आपका। एटीएम की ये फुल फॉर्म है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, लिबांग बुमानी डांस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ डैश। ये एक डांस फॉर्म है आपका, कौन सा, लिबांग बुमानी। ये फसलों को जब वो काटते ना, हार्वेस्ट,
तो उस टाइम पे ये डांस करते हैं आपके ट्राइब्स। तो कहाँ का है ये? त्रिपुरा, आसाम, मेघालय या फिर मिजोरम। 4 ऑप्शन है आपके, आंसर दे सकते हैं इसका आप। कौन सा है ये? देखिए ऑप्शन नंबर 1 त्रिपुरा इज योर करेक्ट आंसर। त्रिपुरा में आपका लेबांग गुमानी डांस आपका परफॉर्म किया जाता है। आसाम की बात करें, हम कल ही पढ़ रहे थे, आसाम में कौन सा होता है? बिहू डांस होता है। बिहू के भी 3 फॉर्म मैंने आपको बताए थे। तो ये अलग अलग डांस फॉर्म चेंज करके आपके पूछे जाते रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है ये? हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक अनफिनिश्ड अ मेमोयर? अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये पुस्तक किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर 4th है करीना कपूर। 4 है ऑप्शन आपके सामने, किसने लिखी है ये बुक? देखिए अगर हम बात करें आलिया भट्ट की या फिर उसमें से दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इन्होंने ऐसी कुछ खास ऐसा मतलब राइटिंग का इन्हें शो इतना ज़्यादा बोल नहीं सकते हो कि इन्होंने कोई बुक लिखी है और वो बहुत फेमस हो गई है। प्रियंका चोपड़ा है, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ठीक है, इसको जाके आप देख भी सकते हो अगर किसी का इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। होप सो कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। होप सो कि आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने इनपुट दिया हो आपको। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।